तो चैप्टर 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और उसी को कंटिन्यू करते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। तो क्वेश्चन इज कि टू सिमिलरली एंड इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स ए एंड बी रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। यानी कि दो स्फीयर है जिनके ऊपर इक्वली चार्ज है और एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं किस फोर्स से? 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। इससे वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर, यानी कि एक अनआइडेंटिकल कोई दूसरा चार्ज स्फीयर है, अनचार्ज स्फीयर है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इज टच्ड विद ए एंड देन रिप्लेस्ड एट अ मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन सी। तो नेट तो क्या किया गया है कि एक थर्ड एक स्फीयर को लेके आए हैं और उसको ए के साथ टच किया और उनको मिड पॉइंट पे रख दिया गया है। ए को टच करने के बाद ए और बी के मिड पॉइंट पे रख दिया है। तो कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन सी। ठीक है, तो सी पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए बोला है। तो अब यहाँ पे केस क्या बनता है कि पहले ए बॉडी है, बी बॉडी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कि आर है। ठीक है, और दोनों के ऊपर सेम चार्ज है तो मान लेते हैं कि दोनों के ऊपर चार्ज क्यू एंड क्यू है। और क्योंकि अब थर्ड बॉडी आई है तो थर्ड बॉडी का काम क्या होगा कि आपने ए के साथ टच किया और सेंटर में रख दिया। इसका मतलब इसके ऊपर जो चार्ज था और जो थर्ड बॉडी सी लेके आ रहे हो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो कोई चार्ज नहीं है तो आप क्या करोगे? तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? चार्ज का सेम इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ए सी और डी। तो इस सी को इसके साथ टच किया तो दोनों में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या हो जाएगा? Q/2 और इसमें Q ही रहेगा। और क्योंकि सेंटर पे रखा है तो ये R/2 है, ये R/2 है। ठीक है, इतनी बात समझ गए? तो ये चीज आ गया। अब आपसे बोल रहा है कि सेंटर पे जो फोर्स निकालना है वो निकालने के लिए बोला है, यानी इस पॉइंट पे जो फोर्स निकालने के लिए बोला है वो निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो वो कितना होगा वो आपको निकालना है इसके ऊपर। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है कि आपको इसके बीच का फोर्स गिवन है। तो अगर फोर्स का फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा? K(Q²/r²) की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। अब आपको सी पे निकालना है फोर्स। तो आपको सी पे निकालने का फोर्स है मतलब इसकी वजह से फोर्स और इसकी वजह से फोर्स, और आप क्या कर दोगे? उसका नेट कर दोगे। तो देखो दोनों सेम चार्ज है, यानी तीनों के ऊपर सेम ही चार्ज है, तो तीनों जो फोर्स होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, सॉरी फोर्स ऑन ए नहीं, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे? के Q1 कितना है? Q/2। Q2 कितना है? Q/2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर बाय 4। तो बाय 4 ऊपर चला गया। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि रिपल्शन है तो बी की साइड होगी, तो आप कहोगे अलोंग ए से सी की तरफ। ठीक है, और तो फाइनल क्या बन जाएगा? 4K(Q²) अपॉन में 4R²। 4 से 4 कैंसिल हो गया, KQ²/R²। ठीक है, FCA हो गया। और निकाल लेते हैं इसमें से फोर्स। तो फोर्स ऑन ए सी ड्यू टू बी, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? Q1 Q/2 Q2 Q अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि R/2 का स्क्वायर। तो R/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? R² और ऊपर चला गया 4। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 4K(Q²) अपॉन में 2R² यानी कि 2K(Q²) अपॉन में R²। और ये भी रिपल्सिव होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में रिपल करेगा, यानी कि अलोंग कहाँ लगेगा? ये अलोंग लगेगा बी से सी की तरफ। तो दोनों ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स जब आप निकालोगे, दोनों ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप क्या करोगे? जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसमें क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है। तो माइनस करोगे नेट फोर्स निकालने के लिए। तो माइनस किस में से किसको करोगे? बड़े में से छोटे को माइनस करोगे। तो बड़ा कौन सा है? FCB। छोटा कौन सा है? FCA। तो आप क्या करोगे? FCA में से FCB को, सॉरी FCB में से FCA को माइनस करोगे, क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है।
तो एफ सी बी में से के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, तो आपके पास क्या बच गया, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये क्या आया, फोर्स ऑन सी। ठीक है, तो फोर्स ऑन सी कितना आ गया, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। पर के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू टेन रेस टू पावर माइनस 5। तो आंसर क्या हो गया, 2 इंटू टेन रेस टू पावर माइनस 5 न्यूटन। तो नेट फोर्स ऑन सी कितना आ गया आपका, 2 इंटू टेन रेस टू पावर माइनस 5 न्यूटन। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो बड़े वाले की थी। तो बड़ा कौन सा है, ये वाला, बी वाला। तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, अलोंग बी से सी की तरफ। क्लियर है। दिव्यांशु क्लियर। चैट पे रिप्लाई कर दो, चैट पे भी रिप्लाई नहीं हो रहा। ओके पायल क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ठीक है, या the amount of force experienced by a charge in electric in at a point in electric field। ठीक है, तो किसी भी चार्ज पार्टिकल की वजह से किसी पॉइंट पे जो वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, या फिर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, एक्सप्लेन। किसी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। एज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास इनसाइड अ कंडक्टर, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं हो सकती, है ना। मैंने समझाया हुआ है, मान लो कोई कैविटी है, ये स्फेरिकल बॉडी है, तो और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इसके अंदर से नहीं हो पाएंगी, ये ऐसे हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से होंगी, इस तरीके से जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज है। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर के अंदर से होके नहीं जा सकती, तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या होता है, जीरो होता है। दूसरा एक चीज और कह सकते हो कि आ, किसी भी कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज होता है वो उसके सरफेस पे लाई करता है। ठीक है, कोई भी स्पेरिकल बॉडी होगी या कैविटी बॉडी होगी, कंडक्टर होगा, तो चार्ज जो है हमेशा उसके सरफेस पे लाई करता है, सेम चार्ज लाई करता है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी इनसाइड नहीं होती है, जीरो होती है। ठीक है, फिर है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। ये नोट्स में है आपके। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। प्लॉट ए ग्राफ, प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कॉलम्स फोर्स 1/r²। तो फोर्स को 1/r² के बेस पे डिफाइन करना है। इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ पेरेंट ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो आपको ग्राफ दिखाना है 1/r² के बेस पे। तो इस तरीके से फोर्स है, ये 1/r² है, ये फोर्स है, तो डायरेक्ट रिलेशन होता है 1/r² का। ठीक है, तो ये ग्राफ बन जाएगा फोर्स और उसके बीच में। कह रहा है कि 2 पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन आर प्लेस्ड अ डिस्टेंस d।
कह रहा है कि दो चार्ज पॉइंट चार्ज है, उन दोनों पॉइंट चार्ज को एक डिस्टेंस पे रखा गया है और पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो अननोन है और दोनों का जो साइन है वो भी अननोन है, मतलब हमें नहीं पता है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट अ पॉइंट, और किसी पॉइंट पे उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है, नॉट बिटवीन द चार्जेस बट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम, यानी कि उनके बीच में कहीं नहीं है, बट उसको उन लाइन को जो ज्वाइन कर रही है उस पर कहीं ना कहीं है। जैसे कि मान लो ये दो पॉइंट चार्ज है, इन दोनों पॉइंट चार्ज को ये लाइन ज्वाइन कर रही है, तो ये लाइन तो ये पूरी लाइन है, कहीं भी हो सकता है, इनके बीच में नहीं है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो राइट टू एसेंशियल कंडीशंस फॉर दिस टू हैपन, इसके लिए होने के लिए दो एसेंशियल कंडीशन लिखनी है। द इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी जीरो एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ टू पॉइंट चार्जेस बट आउटसाइड द चार्जेस इफ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर आप जैसे कभी न्यूमेरिकली भी आपसे सॉल्व करने के लिए बोलता है तो दो पॉइंट आते हैं, एक इनके बीच में आता है और एक बाहर आता है। ठीक है, बाहर कहीं आएगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि सेंटर वाला तो हमने निकाला हुआ है, बाहर क्यों आता है उसकी कंडीशन हम बता रहे हैं। द टू चार्जेस आर ऑफ अपोजिट साइन, बाहर आने के लिए एक ही कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है कि जो दो पॉइंट चार्जेस हैं वो अपोजिट साइन के होने चाहिए, सेम साइन के नहीं होने चाहिए। ठीक है, सेम साइन के होंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो टू चार्जेस आर ऑफ अपोजिट साइन, one charge is positive, another is negative. Second condition क्या है? The magnitude of charge nearly the null point under consideration should be smaller than the magnitude of other charge. यानी कि दूसरी बात यह है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि एक एक का मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए, एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए, तो वो पॉइंट है। यानी जिस पॉइंट पे आप जीरो निकाल रहे हो उसके पास वाला जो चार्ज है उसकी कम होनी चाहिए और जो दूसरे वाला है उसका ज्यादा होना चाहिए। मान लो कि यहाँ कहीं पॉइंट आपका जीरो आ गया, तो ये वाले की चार्ज की मैग्नीट्यूड वैल्यू कम होनी चाहिए और इसकी ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है। पहला कि दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए, एक प्लस एक नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा, जिधर पॉइंट मिल रहा है उसके पास वाला जो चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए और दूसरे वाला जो होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए। ये दो कंडीशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकुलम एंड प्लस माइक्रोकुलम रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। ठीक है, दो टू पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकुलम एंड प्लस 6 माइक्रोकुलम रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। तो दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। 2 माइक्रोकुलम एंड 6 माइक्रोकुलम। ठीक है, फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? 12 न्यूटन। If each is given an additional charges minus 4 microcoulomb, what will be the new force between them? तो कह रहा है कि अगर हम दोनों को एक नया चार्ज ऐड कर दें, इसमें इसमें -4 माइक्रोकुलम ऐड कर दो। ठीक है, -4 माइक्रोकुलम ऐड कर दो और इसमें भी -4 माइक्रोकुलम ऐड कर दो, तो जो नया फोर्स होगा वो क्या होगा? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसके लिए आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। आपके पास चार्ज है, आपके पास फोर्स है, तो डिस्टेंस निकालेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है? के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला आर स्क्वायर, आर की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? के Q1 की वैल्यू है 2 माइक्रोकुलम। ठीक है, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q2 की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अपॉन में 12 न्यूटन। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और के की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, 9 इंटू 10⁻9 और अंडर रूट सॉल्व कर देना है, तो आर की वैल्यू मिल जाएगी। आर की वैल्यू मिलने के बाद अब -4 इसमें ऐड करोगे तो बचेगा कितना? -2 माइक्रोकुलम। नया चार्जेस क्या होंगे? नया चार्ज होगा -2 माइक्रोकुलम और इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा? Q2 हो जाएगा +2 माइक्रोकुलम। अब आप इनके बीच में फॉर्मूला निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, तो क्या लगा देंगे? के Q1 डैश Q2 डैश अपॉन में आर का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर मतलब ये,
तो आप आर का स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, आर स्क्वायर ही निकाल लो, वही पुट कर देना, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो और उसको यहाँ पुट कर देना, आपका फोर्स आ जाएगा। क्लियर है? समझ गए देवांशु? पायल जी आप भी कुछ रिप्लाई कर दें, ये खाली ज्वाइन करने के लिए ऐड किया है, रिप्लाई करो कुछ, कैसे पता चलेगा कि आप एक्टिव हैं? सर क्लास ज्वाइन करी थी पर घर में गेस्ट आ गए थे, थोड़ी बिजी हो गई। ये समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आंसर आपका आना चाहिए, ये आएगा आंसर आपका 4 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर आपका 4 न्यूटन है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर केप्ट, टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। देखिए एक सबसे अच्छी बात है कि इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपके पास आ रही है, तो आप क्वेश्चंस के पता चल सकता है कि आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं किस सॉल्यूशन के लिए, तो ये क्वेश्चंस ध्यान रखें। दूसरा, प्रैक्टिस के लिए आपको बताया है कि कैसे करना है प्रैक्टिस। एक चैप्टर को ले लो, उसकी थ्योरी लर्न कर लो, फिर एनसीईआरटी सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद या तो यूलाइक खत्म करो या कोई क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, फिर 10 ईयर लास्ट में और 1 महीना पहले पेपर सॉल्व करने हैं बस। पूरा पेपर आपका 3-3 घंटे के पेपर सॉल्व करने हैं, तो ये चीज आप आइडिया ले लो। ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू आर कैप्ट एट -x10, ये रखा है -x10 पे, और ये रखा है +x10 पे। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 0 0, यानी कि अगर ग्राफ बनाया है तो कुछ इस तरीके से वही है ग्राफ 0 0, यानी इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड निकालना है, इस पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो यानी कि अगर ये x1 है तो ये x1 हो गया और ये x2 हो गया डिस्टेंस। ठीक है, और इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है, पॉइंट चार्ज की वजह से। तो E1 अगर आप निकालते हो पॉइंट ए, इसको आप मान लेते हैं पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं, और ओरिजिन पे हमें निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू ए निकालते हैं। ए कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो फॉर्मूला तो लगेगा के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर यानी x1 का स्क्वायर। ठीक है, x1 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? सॉरी, ठीक है, x1 का स्क्वायर respectively in the xy plane, find the magnitude of direction of net electric field at the origin 0 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो x1 और x2 है, अगर ये इक्वल है तब तो ठीक है, x1 और x2 है, नहीं x1 है, ओके ठीक है, x1 बाय मैग्नीट्यूड सेम है, तो x ले लो, x1 लेने की क्या जरूरत है, x का स्क्वायर। ठीक है, x का स्क्वायर, तो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, जिसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो इसकी डायरेक्शन हो गई ये। ठीक है, किधर होगी, अलोंग, यूनिट क्या बनेगी इसकी, न्यूटन पर कूलम, और अलोंग किसके डायरेक्शन हो जाएगा, अलोंग आप कहोगे या तो बोलोगे अवे या बोलोगे अलोंग ए से ओ की तरफ। तो इसी तरीके से आप निकालोगे ई ओ बी, उसका भी फॉर्मूला के क्यू बाय एक्स का स्क्वायर, बट अब ये नेगेटिव चार्ज है तो ये कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव होगा, तो अट्रैक्टिव होगा तो बी की तरफ ही आएगा, इधर भी ये हो गया बी और ये हो गया ए, ये भी किस साइड लगेगा, न्यूटन पर कूलम अलोंग ओ से बी की तरफ। अब देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है,
तो क्या करोगे, ऐड निकालोगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ऐड करोगे तो क्या आएगा 2k³/x² और न्यूटन पर कूलम, और किस तरफ लग रहा है, अलोंग OB। ठीक है, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकली बहुत कम आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज कम आते हैं, इस तरीके से करने के लिए ज्यादा आते हैं क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेटेलिक स्फेरिकल शेल हैज एन इनर रेडियस। अच्छा, मेटेलिक स्फेरिकल शेल तो आपका हट गया है, स्फेरिकल शेल का कोई केस है नहीं सिलेबस में, तो फिर छोड़ते हैं इसे। टू इक्वल चार्जेस ऑफ, किसका है, two equal charges of 2 into 10 raised to power minus 16 coulomb are kept 20 centimeter apart in air. At a point midway between them, find the electric field force acting on a charge plus 2 into 10 raised to power minus 16 coulomb. तो क्या है क्वेश्चन, अगेन देखो दो चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, वही बात करनी है, सेम बात हो जाएगी। कौन कौन से हैं, दोनों ही प्लस रखे हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है, हो जाएगा। क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो चार्ज हैं, सेम इक्वल चार्ज रखे हुए हैं, 2 इंटू Q1 दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻6 16 कूलम, और दूसरा भी चार्ज कितना है 2 इंटू 10⁻⁻16 कूलम Q2। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। कितना है, 20 सेंटीमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो 20 मीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो 20 मीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो आपको क्या करना है, बोल रहा है कि सेंटर पॉइंट पे, यानी कि 10 सेंटीमीटर इधर हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया, सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इजीली निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ए पॉइंट मान लो, बी पॉइंट मान लो, तो ओ इसको मान लो, तो ओ पे ए की वजह से सेम चार्ज है, और ए के ओ पे बी की वजह से सेम चार्ज है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अगर नेट फोर्स निकालोगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ओ पे, तो वो क्या आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, ई ओ ए माइनस ई ओ बी, क्योंकि इक्वल आएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, यानी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0। फिर सेकंड पार्ट में कह रहा है कि फोर्स निकालना है, अगर यहाँ पे फोर्स निकालना है, अगर यहाँ पे -2 इंटू 10 नहीं माइनस प्लस है, प्लस ही +2 इंटू 10⁻⁻16 कूलम चार्ज रखा है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, QE। तो E 0 है तो ये भी क्या आ जाएगा, 0, तो फोर्स भी क्या आ गया, 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। What do you mean understand by principle of conservation of charge? Principle of conservation charge, give one example to illustrate. According to law of conservation of electric charge, we can neither create nor destroy the electric charge and, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बेस पे हम ये नहीं, चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एंड टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम मस्ट रिमेन कंजर्व, और जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज है किसी भी सिस्टम का, वो कंजर्व रहना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसका एग्जांपल कैसे देंगे आप, टू इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल कंसीडर अ ग्लास रोड एंड सिल्क क्लॉथ। एक एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि एक ग्लास रोड है, ठीक है, कांच का रोड है, और एक सिल्क लेते हैं, ठीक है, सिल्क का कपड़ा लेते हैं। इनिशियली बोथ आर अनचार्ज्ड एंड टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 0। अगर दोनों ही दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो न्यूट्रल है, दोनों ही बॉडी न्यूट्रल है, और उन दोनों का कंबाइंड, क्योंकि वो दोनों एक सिस्टम बन चुके हैं अब, ठीक है, तो उनके ऊपर अगर टोटल चार्ज देखेंगे तो 0 है, क्योंकि ना तो ग्लास रोड के ऊपर कोई चार्ज है और ना ही क्लॉथ के ऊपर कोई चार्ज है। तो आपने क्या करा कि आपने ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े के साथ उसको रब किया,
तो रब करने से क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड ऑन ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इक्वल ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज सिल्क के ऊपर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड के ऊपर हुआ और उतना ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज सिल्क के कपड़े के ऊपर हुआ। नेगेटिव चार्ज डेवलप ऑन सिल्क सो दैट द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम स्टिल इज जीरो। अब अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव ग्लास रोड के ऊपर हुआ है, सेम अमाउंट में, अगर मान लो ग्लास रोड के ऊपर +2 हुआ है तो सिल्क के कपड़े के ऊपर -2 हुआ है। अब इनका सम निकालोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो अभी भी टोटल चार्ज जो सिस्टम का वो क्या है, कंजर्व्ड है, यानी कि 0 ही है। पहले भी 0 था, अभी भी 0 है। इसी को हम कहते हैं व्हाट डू यू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। तो इसका जब क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरीके से आंसर करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ टू न्यूट्रल बॉडीज प्रोड्यूस चार्जेस व्हेन रब्ड विद ईच अदर। तो दो बॉडीज में चार्ज, दो न्यूट्रल बॉडीज में चार्ज किस तरीके से डेवलप होता है जब उन्हें रब करते हैं। तो ये बहुत अच्छे से आपसे समझाया है कि जब दो बॉडीज जो न्यूट्रल हैं, तो न्यूट्रल का मतलब क्या है कि अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। तो जब दो बॉडीज के ऊपर आप रब करते हो तो वहां पे हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो जब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जब निकलता है, इजेक्ट होता है, लूज करता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और वही इलेक्ट्रॉन जब दूसरी बॉडी गेन करती है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इस तरीके से दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है, एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव। ठीक है, जो अभी ग्लास रोड वाला एग्जांपल दिया है, तो उसी के बेस पे आप एग्जांपल देके समझा सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सब डेफिनेशन, स्केच फील्ड लाइंस ड्यू टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, ये सब बनाया हुआ है। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, गिव इट्स टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज भी लिखवा रखी हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज एसआई यूनिट्स, ये सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज Q is placed at the center of the line joining two equal charges Q। ठीक है, यानी कि दो एक चार्जेस हैं Q, इक्वल चार्ज हैं, उनको ज्वाइन कर रखा है, उसके बीच में कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, सेंटर पे Q प्लेस कर रखा है। शो दैट द सिस्टम ऑफ देयर चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू -Q/4। तो ऐसे चार्ज सिस्टम को इक्विलिब्रियम प्रूव करना है। इक्विलिब्रियम प्रूव कैसे कर सकते हो, Q की वैल्यू -Q/4 ले आओ तो इक्विलिब्रियम प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि दो Q चार्जेस हैं, इसको यूं कर लो कि दो इक्वल चार्जेस हैं, +Q और +Q। ये A पे रखा है, ये B पे रखा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। एक सेंटर पॉइंट है C जो कि रखा है, जिस पे चार्ज रखा है q। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट है, तो ये R/2 हो गया, ये R/2 हो गया। अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम प्रूव करना है अभी। और कब इक्विलिब्रियम प्रूव करना है, जब Q की वैल्यू -Q/4 है। तो ये निकाल दो, प्रूव कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्या करोगे, एक तो इसका फोर्स निकालो और एक इसका फोर्स निकालो। ठीक है, मतलब किसी एक चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स है वो 0 आना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि तीनों इक्विलिब्रियम सिस्टम में है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम ए पे नेट फोर्स निकाल लेते हैं। ए के ऊपर जो नेट फोर्स है और बी के ऊपर जो नेट फोर्स है वो क्या आना चाहिए, 0। तो हम 0 मान लेते हैं। अगर हम 0 मानेंगे और अगर क्यू की वैल्यू ये आ गई तो इसका मतलब सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम निकाल रहे हैं पहले लेट फोर्स ऑन AC, या हम यूं कहते हैं कि फोर्स, टोटल फोर्स ए के ऊपर जो है वो कैसे आएगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी।
ठीक है, तो अब ये हमने कब माना है, लेट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, हमने लेट किया है कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा, जीरो, टोटल एफ ए क्या आएगा, जीरो, और एफ ए सी, ए सी का फॉर्मूला क्या लगाओगे, के क्यू क्यू अपॉन में आर बाय 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, प्लस 4 कहाँ चला जाएगा, 4 को ऊपर ले जाते हैं। फिर एफ ए बी, ए बी का मतलब क्या हुआ, के क्यू स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर। हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर ले जाते हैं या इसको इधर ले जाते हैं, तो क्या बन गया, 4k क्यू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो k से k कैंसिल, ये क्यू स्क्वायर है, और एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और 4 उधर चला जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस क्यू बाय 4। तो ये हो गया, इसलिए ये किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो इस तरीके से आपको इसको प्रूव करना है। ठीक है, बस नेट फोर्स जीरो लेके कर दो, क्यू की वैल्यू आ गई, और यही उसने बोला है कि क्यू की वैल्यू यही है, तो इसका मतलब क्या है, ये इक्विलिब्रियम में। ठीक है, हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट अलोंग द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी एक्सियल लाइन पे निकालना है। अब एक्सियल लाइन की डेरिवेशन पूरी करवाई है। ठीक है, तो आप इजीली कर सकते हैं नोट्स में से देख के। ठीक है, उसमें से आप कर सकते हैं सेम। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड, एक्सियल लाइन पे निकालनी है, ये ध्यान रखना है, एक्सियल लाइन वाली डेरिवेशन करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। एन एक्सियल डाइपोल इज प्लेस्ड, अब डाइपोल क्या होता है, अगर आपको याद हो, डाइपोल होता है दो चार्जेस का सिस्टम जो किसी डिस्टेंस पे रखे हैं, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का सिस्टम जो एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 2a डिस्टेंस पे। ठीक है, दिव्यांशु प्रिपरेशन चल रही है? सर आप बता दो कौन सी बुक अच्छी रहेगी, एसएल ठीक है? एसएल, एसएल थ्योरी रिवीजन के लिए अच्छी है, न्यूमेरिकल करने के लिए अच्छी है, पर अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करोगे, मतलब आइडिया लेने के लिए कि 1 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, उसका थोड़ा आइडिया उसमें कम लगता है। ठीक है, तो कुछ तो ऐसी फिर कौन सी बुक लें? कुछ ऐसी कोई रेफरेंस बुक, जैसे मतलब अगर जाओगे तो बुक अगर ले, देखो मेरे पास एक दो आइडिया है। एक तो अगर अगर अभी नई सेशन के लेके आओगे 2020-21 की, तो उसमें क्या है कि डिलीटेड सिलेबस होगा, तो वो भी फिर आपके आगे काम नहीं आएगी। जैसे मान लो नेक्स्ट ईयर अगर जैसे देखोगे तो टॉपिक्स दोबारा ऐड होंगे, तो वो टॉपिक फिर उस बुक में नहीं मिलेगी, 2020 के सेशन में मिलेगी। तो ऐसा कोशिश करो कि 2020 के सेशन में आओ और उसके अकॉर्डिंग फिर पढ़ो, सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो आगे काम आ सकती है बुक। ठीक है, दूसरा बुक ऐसी लाओ जैसे जिसमें कोई एक चैप्टर है, उस चैप्टर के 1 मार्क्स के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आए वो लिखे हों, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन जितने भी आए प्रीवियस ईयर के वो उसके अंदर हैं, फिर 3 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है वो उसके अंदर है सॉल्यूशन के साथ, जैसे यू लाइक में आते हैं। ठीक है, यू लाइक भी है, रिवीजन बुक भी है, ऐसे बहुत करके बुक हैं जो ऐसे देते हैं। फर्स्ट पॉइंट पहला चैप्टर, उसके 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, उसमें फिर कुछ मॉडल टेस्ट पेपर होते हैं। तो यू लाइक अच्छी, यू लाइक सही लगता है मेरे को इस केस में। ठीक है, बाकी यू लाइक के सेंस में और भी बुक्स हैं जो ऐसे ही देते हैं। ठीक है, बाकी तुम्हें पढ़ने में जो सही लगे वैसे ले लो। वैसे तो यू लाइक ठीक है, अगर ऐसे बुक के लिए प्रिपरेशन करनी है तो यू लाइक बढ़िया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें बोर्ड के हिसाब से लिखे रहते हैं। ठीक है, सर यू लाइक 2 आती है या फिर एक ही आएगी? एक ही आती है, एक पार्ट आता है, इतनी सी आएगी, वो ज्यादा मोटी नहीं होती। ओके सर। ठीक है, अच्छा ये क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है, रिकनेक्ट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, an electric dipole is placed an angle theta from the direction of uniform electric field, what force and torque acting on dipole, what is its section। देखो, अगर कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है किसी एंगल पे, किसी एंगल पे अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, तो एक एंगल थीटा पे,
तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स आता है वो 0 आता है, और सेकंड जो टॉर्क आता है वो क्या आता है, PE sin थीटा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में देखोगे तो P क्रॉस E। ठीक है, तो ये टॉर्क का फॉर्मूला हो गया PE sin थीटा। थीटा एंगल किसके बीच का होता है, थीटा एंगल डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का होता है। ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो ये एंगल का एंगल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फ्री टू मूव इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सप्लेन इट्स मोशन व्हेन इट्स प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो फ्री टू मोशन, मतलब फ्रीली मूव कर सकता है। तो आपको मोशन बताना है कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल पैरेलल है फील्ड के, यानी कि पैरेलल फील्ड की क्या है, ऐसे है, तो उसका मोशन क्या होगा। तो अगर पैरेलल होगा तो ऐसे केस में उसका मोशन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि टॉर्क तो क्या लगेगा, 0, क्योंकि एंगल 0 हो गया है। एंगल 0 तो साइन 0 0, तो टॉर्क भी 0, और टॉर्क 0 तो कोई रोटेशन नहीं होगी, और कोई रोटेशन नहीं होगी तो नो मोशन। When electric dipole is placed parallel to uniform electric field, net force as well as net torque acting on the dipole is 0. Thus dipole remains in equilibrium. Equilibrium में ही रहेगा वो। Second case है perpendicular to the field. Perpendicular to the field होगा तो ऐसे में एंगल 90 होगा, एंगल 90 होगा तो sin 90 is 1, यानी इसके ऊपर नेट फोर्स तो 0 लगेगा, बट टॉर्क इसके ऊपर जो लगेगा वो क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा PE। ठीक है, तो इसकी वजह से वो मोशन में आ जाएगा, तो वो मूव करेगा। ठीक है, तो कैसे मूव करेगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा, पैरेलल करने की कोशिश करेगा अपने आप को। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट 10 raised to power 4 न्यूटन पर कूलम एक्सपीरियंस अ टॉर्क। टॉर्क की गिवन है वैल्यू, एंगल दे रखा है 30 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 raised to power 4 न्यूटन पर कूलम, और टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है 9 into 10 raised to power -26 न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द डाइपोल मूवमेंट ऑफ डाइपोल। डाइपोल मूवमेंट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, टाउ इज इक्वल टू P sin थीटा। तो P निकालना है तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा टॉर्क अपॉन में E sin थीटा। तो टॉर्क कितना है, 9 into 10 raised to power -26 अपॉन में E कितना है, 10 raised to power sin 30। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो 1/2 2 ऊपर जाएगा, 18 4 कितना हो जाएगा, 10 raised to power 4 गया तो कितना, माइनस का 4 होगा, माइनस का 4 हो गया तो -30। तो डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, -30 कूलम मीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया 18 into 10 raised to power -30 न्यूटन पर 30 कूलम मीटर। ये क्या होगा, इसका डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। इस तरीके से आप टॉर्क निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, 3 point charges of +2 microcoulomb, -3 microcoulomb and -3 microcoulomb are kept at the vertices A, B, C respectively of an equilateral triangle of side 20 centimeter as shown in the figure। यानी कि आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास क्या है, ये हो गया, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या हो गया, ABC। तो आपको चार्जेस दे रखे हैं +2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 का होगा, ये सारे एंगल 60 के होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो। और डिस्टेंस दोनों के बीच का क्या दे रखा है, साइड क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। What should be the sign and magnitude of the charge to be placed at the midpoint M of the side BC? यानी कि इस BC के पॉइंट पे ये मिड पॉइंट है M। ठीक है,
मिड पॉइंट M है, तो इस मिड पॉइंट पे क्या साइन होना चाहिए और क्या मैग्नीट्यूड होना चाहिए ऑफ द चार्ज टू बी प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सो दैट द चार्ज एट A रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। यानी कि इस पॉइंट पे क्या चार्ज होना चाहिए, इस पे Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जो A पे चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में हो, A पे जो चार्ज है वो क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो देखो A पे इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है कि A पे जो टोटल फोर्स है वो क्या आना चाहिए, 0, है ना। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था इक्विलिब्रियम का। तो अगर कभी इक्विलिब्रियम कह दे कि कोई चार्ज इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स क्या आना चाहिए, 0। यानी कि यहाँ पे Q चार्ज रखा है जो हमने लेट कर लिया है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। -3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम इस पॉइंट पे रखा है, A पॉइंट पे +2 माइक्रोकूलम रखा हुआ है। और ये जो A है ये इस Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो कि मिड पॉइंट पे इस Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इस A का जो चार्ज है, पे जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में हो। तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होनी चाहिए, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये अभी हमने किया था, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होना चाहिए, तो नेट फोर्स जो A पे होना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 0, है ना। नेट फोर्स क्या होना चाहिए, A पे 0 आना चाहिए। तो अब A पे नेट फोर्स निकालने के लिए आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये 20 है, ये 20 है, और अगर ये 20 है तो ये 10। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल है तो ये मिड पॉइंट पे इनको राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। ये 20 है, ये 20 है, इसके बेस पे आप ये पाइथागोरस के बेस पे इसको आप AM, ये पॉइंट हमने M माना है ना, तो AM की वैल्यू निकल सकती है बाय पाइथागोरस। ठीक है, बाय पाइथागोरस अगर आप निकालोगे तो AM की वैल्यू निकल सकती है कैसे, आपकी AB का स्क्वायर BM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, हमें AM निकालना है ना, ठीक है। तो AB का स्क्वायर यानी 400 माइनस BM का स्क्वायर यानी 100 इक्वल टू AM का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 300। तो ये AM का स्क्वायर, तो AM कितना आ गया आपका 10√3, AM कितना आ गया आपका 10√3, ये वैल्यू आ गई आपकी सेंटीमीटर में। ठीक है, तो नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स कैसे निकलेगा, FA इज इक्वल टू कैसे आ जाएगा, FA इज इक्वल टू आ जाएगा FA ड्यू टू B प्लस FA, ये FAB FAM प्लस FAC। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं FAC। अब ध्यान रखना है क्योंकि ये फोर्स है तो इसकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्शन भी ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो हमें वो डायरेक्शन निकालना है, और ये वैल्यू 0 आ गई है। और यहाँ देखोगे तो इसकी वजह से ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, इसकी वजह से ये अट्रैक्टिव फोर्स है। समझ गए, इतनी बात क्लियर है? और इसमें साइन भी पूछा है, ठीक है। तो इसकी वजह से अब ये और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस है, इसके बीच में आपको ये निकालना पड़ेगा, तभी आप ऐड कर सकते हो, ऐसे ऐड नहीं कर सकते। आपको पहले FAB और FAC का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, तभी आप इसे क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। आपको FAB FAC का जो रिजल्टेंट है वो निकालना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको निकालना आता है, ठीक है। वैल्यू याद है ना, रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, R इज इक्वल टू √A का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो थीटा आपको पता है 60 डिग्री है। A और B वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसका मतलब अलग से FAB निकालना पड़ेगा और FAC निकालना पड़ेगा। समझ गए, FAB और FAC निकालना पड़ेगा, जो कि मैग्नीट्यूड सेम आएगा क्योंकि सब कुछ सेम है। तो क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R²। ये मैग्नीट्यूड आएगा और ये मैग्नीट्यूड यहाँ पे रखोगे, सॉल्व करोगे, रिजल्टेंट आ जाएगा। रिजल्टेंट आने के बाद FA FM में आएगा, वो इधर जाएगा और Q की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो एक थोड़ा सा कॉमन सेंस है, हमें A पे क्या निकालना है, फोर्स 0 निकालना है। तो अगर इन दोनों के सम की वजह से फोर्स
इधर आ रहा है, AC C की वजह से और B की वजह से जो सम फोर्स आ रहा है, टोटल फोर्स आ रहा है, वो डाउनवर्ड आ रहा है। तो M की वजह से जो फोर्स है वो नीचे आना चाहिए या ऊपर आना चाहिए, आप लोग बताओ मुझे। पायल बता सकते हो, अपवर्ड होना चाहिए या डाउनवर्ड? कुछ भी आइडिया दो, बताओ, फिर मैं बताऊंगा। सर एक बार रिपीट करना, क्या था ये इतनी बात समझ में आ गई दिव्यांशु की ये जो हम इसका रिजल्टेंट फोर्स क्यों निकाल रहे हैं? इतनी बात तो समझ में आ गई होगी दिव्यांशु? यस सर। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि FAB जो है और FAC है, इनका हमें रिजल्टेंट निकाला, क्योंकि आपको याद है वेक्टर के केस में अगर वेक्टर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ना हो तो हमें उसका रिजल्टेंट निकालना होता है या वेक्टर कंपोनेंट निकालना होता है। तो वही इसलिए हमने इनका क्या कर दिया, रिजल्टेंट निकाल दिया R। तो टोटल फोर्स A और B का आ गया, B और C का आ गया ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। और M की वजह से फोर्स क्या होना चाहिए, या M की वजह से जो फोर्स आएगा उसकी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए कि A पे फोर्स 0 आए? क्योंकि अब M की वजह से भी तो निकालोगे फोर्स A पे, तो मैं कह रहा हूं M की वजह से जो फोर्स लगाओगे वो रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा, ये बताएं जल्दी बताओ दिवांशु, जो माइंड में पहले टर्म आ रहा है वो बोल दो। चलो सर डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड। पायल, जो पहला वर्ड आ रहा है वो बोलिए। पायल नहीं बोल रही, फिर गेस्ट आगे लग रहा है। तो कैसा आना चाहिए, अपवर्ड, क्योंकि जीरो करने के लिए फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी तो वो माइनस करके 0 आएगा। अगर डाउनवर्ड हो जाएगा तो दोनों फोर्स डाउनवर्ड हो गए तो वो ऐड हो जाएंगे ना, वो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लेना है, यानी माइनस। तो इसकी वजह से आप जो रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे, ठीक है, FAC की वजह से ये क्या आएगा, रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे R फोर्स। तो FA इज इक्वल टू R फोर्स प्लस में क्या, माइनस में क्या करना पड़ेगा, FAM, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 RF रिजल्टेंट FM, तो ये इधर आ जाएगा और इससे आप Q की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। ये होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग मेरे को ये बताओगे सॉल्व करके कि Q की वैल्यू क्या आई है, ठीक है। रिसर्च करो, देखो, रेफरेंस बुक की हेल्प लो, कैसे भी हेल्प लो, Q की वैल्यू सॉल्व करके बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है दिवांशु? ओके पायल, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय। ओके सर।